हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार उनको बांटते हैं। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे लिखे गए देशों में यह व्यवस्था हाल ही तक थी? नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इट मीन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, किन में से थी? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला और उसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूरा जीवन अपार्थिद के विरुद्ध लड़ने में बिताया। मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। अंत में प्रजातांत्रिक चुनाव दक्षिण अफ्रीका में 1994 में हुए और मंडेला नए देश के काले राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a history occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of May 10, 1994. उनकी जीवन कथा से लिए गए इस टुकड़े में, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, में मंडेला इस ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह अवसर क्या हो सकता था? अनुमान की पुष्टि बीबीसी के 10 मई 1994 के समाचार से करें। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर more than 3 centuries of white rule. मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला सफ़ेद लोगों के 3 शताब्दी के शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले काले त्वचा के राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक चुनावों में श्री मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटें जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Mandela in his address. उद्घाटन समारोह आज के प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर में हुआ, जिसमें संसार के 140 देशों से भी अधिक के राजनीतिज्ञ और महान हस्तियां उपस्थित थी। कभी नहीं दोबारा कभी भी यह सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेगी। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh
South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. नेल्सन मंडेला समारोह के बाद प्रिटोरिया में खुशनुमा दृश्य दिखाई दिए, जिसमें सफ़ेद और काले सभी लोग रंगभेद को भुलाकर खुशियां मना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के 1 लाख से भी अधिक आदमी, औरतें और बच्चे जो सभी नस्लों से संबंध रखते थे ने आनंद से गाया और नृत्य किया। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व की महान हस्तियों से घिरा हुआ था और राजनीतिज्ञों से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पूर्व सम्मानित करने आए थे। यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार के नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होना था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. समारोह रेतीले पत्थर से बने हुए खुले थिएटर जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बना था में हुआ। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. यह जगह दशकों से सफ़ेद लोगों की वरिष्ठता की सीट रही थी और अब यह विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठा होने की जगह थी जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक अनस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन थैबो मबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थैबो मबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, I pleased to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world I said, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली और अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई में समर्पित करने की शपथ ली। इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार को मैंने कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession
with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. आज हम सभी हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जन्मी स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। एक विशिष्ट मानवीय आपदा के अनुभव से जो इतने लंबे समय के बाद खत्म हुआ है, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। हमें जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, अर्थात देशों ने हमसे संबंध विच्छेद कर लिए थे, संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ अवसर मिला है। हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। कभी नहीं और कभी भी यह नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक का दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी नहीं छिपेगा। स्वतंत्रता को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriages roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही क्षण के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से चुनी गई थी के प्रति वफादारी का भी प्रदर्शन था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. केवल कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों, जिनकी छाती पुराने दिनों में प्राप्त रिबनों और मेडलों से सजी थी, ने मेरे सामने सैल्यूट किया और वफादारी की कसम खाई। मैं इस बात को भूला नहीं था कि कुछ ही साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते, अपितु
गिरफ्तार करते। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग भी आकार के पैटर्न में छोड़ा। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of white singing Nkosi Sikelel E Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हमारे दो राष्ट्रीय गानों के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था और सफ़ेद लोगों का स्वप्न जो गा रहे थे निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका और काले लोग जो स्वतंत्रता का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे डाई स्टेम। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई भी दल राष्ट्रीय गान की सही लय को नहीं जानता था जिसको वे दोनों नफरत करते थे, पर जल्द ही वो इसके शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से सरोबार हो गया था। 20वीं सदी के पहले ही दशक में करबे एंग्लो बोर युद्ध के कुछ ही वर्ष बाद और मेरे जन्म से पहले सफ़ेद चमड़ी वाले दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने भेदभाव मिटा लिए थे और अपनी खुद ही धरती के काले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था को खड़ा कर लिया था। उस ढांचे ने जो उन्होंने बनाया था संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बनाया था। अब इस 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया था और उसकी जगह एक ऐसे ढांचे ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनके रंग त्वचा के बिना एक समान रूप से पहचानता था। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था, जो लोग जिनके साहस और तकलीफ़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जिनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे कि मुझे और दिनों को हुआ है कि मैं केवल उन अफ्रीकी देशभक्तों का कुल जोड़ हूँ जो मेरे से पहले जा चुके थे। वह लंबी और भव्य
पंक्ति खत्म हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे पीड़ा हुई कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और कि वे वह नहीं देख पाए जो उनके बलिदान द्वारा प्राप्त हुआ था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sissulus, Chief Luthulis, Yusuf Dadas, Bram Fisher, Robert Subuquest of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it required such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अपार्थिद अपार्थिद की नीति, अफ्रीकी के रंग भेद की नीति ने मेरे देश और लोगों को एक गहरा और कभी खत्म न होने वाला घाव दिया था। उस गहरे घाव को भरने के लिए हम कई पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष अवश्य गुजारेंगे, परंतु गुलामी और पाशविकता के दशकों का एक अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव भी था, और वह यह था कि इससे ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडस, बराम फीसर, रॉबर्ट क्वेस्ट जैसे अजूब साहस, बुद्धि और भलाई से भरे लोगों को पैदा किया जो फिर से कभी पैदा नहीं हो सकते। शायद इस प्रकार के ऊंचे चरित्र पैदा करने के लिए बहुत गहराई वाली गुलामी की ज़रूरत पड़ती है। मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से भरा हुआ है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी महानतम दौलत तो इसके लोग हैं जो सुंदर और शुद्ध हीरों से भी सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. समय समय पर मैंने पुरुषों और औरतों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और जान देते हुए देखा है। मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए डटे देखा है, ताकत और हठ दिखाते हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि डर का न होना ही साहस नहीं होता, परंतु डर पर विजय पाना साहस होता है। वीर पुरुष वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह होता है जो भय को जीत लेता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me
and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कोई भी जन्म से रंग और त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता। लोग नफरत करना सीखते हैं और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार प्राकृतिक रूप से मानव हृदय तक आता है। जेल के अंदर गंभीरतम समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की हद तक यातना दी गई थी, एक गार्ड के अंदर मैं मानवता की चमक देखता था, शायद एक सेकंड के लिए ही सही, पर यह मुझे तसल्ली दिलाने और मुझे जारी रखने के लिए काफ़ी थी। आदमी की अच्छाई उस ज्योति के समान है जिसको छिपाया तो जा सकता है पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his life and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my worth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live in a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, and a father and a husband. जीवन में हर आदमी के पास दोहरी बाध्यताएं होती हैं। उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों की बाध्यता, और उसके लोगों, उसके समुदाय और उसके देश की बाध्यता। एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता होती है, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारियां पूरा करना असंभव होता है। दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को, जो एक मानव की तरह जीने का प्रयत्न करता था, दंड दिया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को, जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसके परिवार से निश्चित रूप से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। एक गुप्त और विद्रोह का धुंधला अस्तित्व। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश मैं पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मैं आज़ाद होने की चाह लिए नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood
Freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. Only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Jones Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. मैंने तब यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा थी, जब एक नौजवान के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी, कि मैंने इसके लिए तड़पना शुरू कर दिया था। शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, जो चाहूँ वो पढ़ने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की, खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तरफराता था। वो आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधित न हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were no free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. परंतु तब मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर एक की आज़ादी पर प्रतिबंध था। वो समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा, और उसी समय मेरी खुद की आज़ादी की तरफ, मेरे लोगों की आज़ादी की तरफ बन गई। मेरे लोगों की इज्जत से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था। इसने डरे हुए युवा को साहसी में बदल दिया तथा कानून का पालन करने वाले को विद्रोह बना दिया। जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले पति को एक बेघर आदमी में बदल दिया था, जिसने जीवन को प्यार करने वाले एक सन्यासी में बदल दिया था। मैं अगले आदमी को अधिक गुणी और आत्म बलिदानी आदमी नहीं हूँ, पर मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी के ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी। अब मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom.
Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है, जिस प्रकार की गुलाम को वह आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है वो खुद नफ़रत का कैदी होता है। वह पूर्वाग्रह और तंग दिमाग की सलाखों के पीछे होता है। मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ तो, ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। 2-3 बार वीडियो को सुनें और अच्छी तरह से अपने स्टोरी को याद कर लें और समझ लें। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।